हाय ऑल, टुडेज टॉपिक इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट यानी कि SCM। इसको SCM से डिनोट किया जाता है और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोडक्ट फ्लो एंड इंफॉर्मेशन फ्लो। इसी को ही हम प्रोडक्ट फ्लो और इंफॉर्मेशन फ्लो भी कहते हैं। सप्लाई चेन के बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज तो पहले से होगी ही। आपको यदि इसके अंदर ये डायग्राम समझ में आ गया तो आप ये सप्लाई चेन बहुत ईजिली समझ सकते हैं। इस डायग्राम में आप ध्यान दीजिए, बीच की जो ऑरेंज कलर की एरो है उसके ऊपर देखिए इंफॉर्मेशन फ्लो लिखा हुआ है। इस ऑरेंज कलर की एरो के ऊपर आपको 5 एंटिटीज दिखाई दे रही हैं। किसी भी सप्लाई चेन के अंदर ये 5 एंटिटीज हमेशा इन्वॉल्व रहती हैं। द फर्स्ट एंटिटी इज मटीरियल्स सप्लायर। सप्लायर को वेंडर भी कहा जाता है, वेंडर। दूसरी एंटिटी है मैन्युफैक्चरर यानी कि जो प्रोडक्ट बनाता है। तीसरी एंटिटी है डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि जो प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करता है। चौथी एंटिटी है रिटेलर यानी कि जहां पर जाकर कोई भी कंज्यूमर या कस्टमर प्रोडक्ट खरीदता है। और फिफ्थ एंटिटी है कंज्यूमर यानी कि कस्टमर यानी कि हम सभी, जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट किसी ऑर्गेनाइजेशन का खरीदते हैं। तो ये किसी भी सप्लाई चेन के 5 मेजर एंटिटीज हैं। इसमें आप ऐसा भी अज्यूम कर सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर के बीच में हम यहाँ पर होलसेलर को भी कंसिडर कर सकते हैं। होलसेलर के बारे में भी आपको पता है कि जब आप बल्क में मटेरियल्स खरीदते हैं, किसी से बल्क में कभी प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो आप होलसेलर को भी कांटेक्ट करके मटेरियल सस्ते दामों में खरीद सकते हैं। तो ये पूरी सप्लाई चेन है। इसमें आप देखेंगे तो मिडल की जो ऑरेंज कलर की एरो है उस पर इंफॉर्मेशन फ्लो लिखा हुआ है और इंफॉर्मेशन फ्लो वाली एरो यानी कि ऑरेंज कलर की एरो दोनों तरफ पॉइंट कर रही है, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। ओके, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन फ्लो इज बाई डायरेक्शनल। सप्लाई चेन के अंदर इंफॉर्मेशन जो फ्लो होती है वो दोनों डायरेक्शन में फ्लो होती है। ऐसा होता है कि मैन्युफैक्चरर सप्लायर यानी कि वेंडर को रिक्वेस्ट करता है कि मुझे मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए। मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट बनाने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, तो जरूर कोई ना कोई इंफॉर्मेशन पास होती होगी। सिमिलरली रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर किसी भी प्रोडक्ट के लिए रिक्वेस्ट करता है, तो इंफॉर्मेशन रिटेलर से डिस्ट्रीब्यूटर तक फ्लो होती है। सिमिलरली कंज्यूमर भी रिटेलर के पास जाकर किसी प्रोडक्ट के लिए रिक्वेस्ट करता है, या पहले से अगर किसी प्रोडक्ट के लिए रिक्वेस्ट की हुई है तो रिटेलर कंज्यूमर को इन्फॉर्म करेगा कि आपका प्रोडक्ट आ गया है, आप आकर ले जाइए। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन कहीं से भी कहीं पर फ्लो हो सकती है, यानी कि इट इज बाई डायरेक्शनल, इट फ्लोज इन बोथ द डायरेक्शंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके ऊपर वाली आप एरो देखिए, रेड कलर की एरो, जिसके ऊपर लिखा हुआ है फिजिकल गुड्स फ्लो। प्रोडक्ट को गुड भी कहा जाता है, प्रोडक्ट को फिनिश्ड गुड्स भी कहा जाता है। फिनिश्ड मतलब खत्म नहीं हुए, फिनिश्ड मतलब तैयार हो गए, फिनिश्ड गुड्स। जब फिजिकल गुड्स फ्लो होते हैं तो गुड्स मतलब रॉ मटेरियल भी हो सकते हैं और गुड्स मतलब फिनिश्ड प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं जो कंज्यूमर इस्तेमाल करता है। तो जब हम फिजिकल गुड्स के फ्लो की बात करते हैं तो वो हमेशा सप्लायर से मैन्युफैक्चरर तक आता है, मैन्युफैक्चरर से वो डिस्ट्रीब्यूटर तक जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर से वो रिटेलर तक जाएगा और रिटेलर से कंज्यूमर यानी कि कस्टमर तक जाएगा। यानी कि फिजिकल गुड्स फ्लो इज यूनी डायरेक्शनल, यानी कि वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। इसलिए आप ध्यान देंगे तो रेड कलर की एरो सिर्फ राइट साइड की तरफ पॉइंट कर रही है। ध्यान दीजिएगा कि गुड्स का फ्लो सिर्फ एक ही दिशा में होता है, इट इज जस्ट यूनी डायरेक्शनल। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इसके अंदर याद रखना है, ऐसा हर बार नहीं होता कि फिजिकल गुड्स का फ्लो केवल एक ही दिशा में हो, यानी कि फ्रॉम सप्लायर टू मैन्युफैक्चरर टू डिस्ट्रीब्यूटर टू रिटेलर टू कंज्यूमर। कई बार ऐसा होता है कि कंज्यूमर यानी कि कस्टमर जब कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो उस प्रोडक्ट के ऊपर उसे गारंटी या वारंटी मिलती है, या फिर प्रोडक्ट जो उसने खरीदा है वो डिफेक्टिव है। तो ऐसे केस में कंज्यूमर रिटेल शॉप पर यानी कि रिटेलर को या तो डिस्ट्रीब्यूटर को या तो मैन्युफैक्चरर को कांटेक्ट करेगा कि मैंने जो आपसे प्रोडक्ट खरीदा था उसमें फॉल्ट आई है, तो वो उसको रिपेयर के लिए देगा। अब यदि प्रोडक्ट वारंटी के कंडीशंस के अंडर है तो प्रोडक्ट के अंदर नए पार्ट्स लगाए जाएंगे और प्रोडक्ट को रिपेयर करने के बाद कस्टमर को दे दिया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि प्रोडक्ट गारंटी कंडीशंस के अंदर हो, गारंटी मतलब बिल्कुल नया प्रोडक्ट ही कस्टमर को दे दिया जाए। तो ऐसे केस में कंज्यूमर ने रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर या मैन्युफैक्चरर को अपना प्रोडक्ट दिया, तो ऐसे एक्सेप्शनल कंडीशंस के अंदर फिजिकल गुड्स का फ्लो कंज्यूमर से मैन्युफैक्चरर तक हो सकता है, लेकिन ये रेयरली होता है, बहुत कम होता है। हर एक कंज्यूमर या हर एक कस्टमर तो हर बार अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर को देने नहीं जाता है, और ऐसा यदि होने लग गया तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत मायने रखती है ताकि कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा रहे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात पर आप ध्यान दीजिए, तो रेड कलर की एरो के जस्ट नीचे लिखा हुआ है लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर। लॉजिस्टिक्स यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, जिसे शिपिंग भी कहा जाता है। शिपिंग मतलब शिप नहीं, शिपिंग यानी कि ट्रांसपोर्टेशन। तो लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर वो सर्विसेज हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं। अब वो शिप भी हो सकता है,
वो एरोप्लेन यानी कि फ्रीट भी हो सकता है, FREIGHT फ्रीट, या फिर वो ट्रक भी हो सकता है, या फिर किसी टेम्पो की मदद से भी प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है अगर हमें लोकली प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करना हो। तो ध्यान दीजिए, जब भी मटेरियल सप्लायर यानी कि वेंडर मैन्युफैक्चरर को रॉ मटेरियल देता है तो उसे इन्वेंट्री में रखा जाता है। तो आप देखेंगे मटेरियल सप्लायर और मैन्युफैक्चरर के बीच में एक छोटी सी बिल्डिंग बनी हुई है। सिमिलरली जब मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट बना देता है तो हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी हो यानी कि MNC हो, तो ग्लोबल बेसिस पर प्रोडक्ट बनते हैं, तो फ्रीट की मदद से या शिप्स की मदद से ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा, कॉमन सेंस है। तो यहाँ पर हमने मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में शिप बताया है। नाउ जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो लोकली होता है यानी कि सिटी वाइज या फिर एरिया वाइज। तो डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर शॉप तक सामान पहुंचाने के लिए हमें ट्रक की जरूरत पड़ती है। उस समय आप शिप या एरोप्लेन इस्तेमाल नहीं करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ये कॉमन सेंस की बात है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑरेंज कलर की एरो यानी कि इंफॉर्मेशन फ्लो के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो फंड फ्लो नाम की एक एरो दी हुई है जो कि येलो कलर की है। इस एरो को यदि आप देखेंगे तो फंड फ्लो की एरो राइट टू लेफ्ट फ्लो हो रही है, यानी कि सबसे पहले कंज्यूमर यानी कि कस्टमर जो पैसा रिटेल शॉप पर देता है, रिटेलर मनी कलेक्शन करने के बाद जब उसकी कमाई इनफ हो जाती है तो वो पेमेंट डिस्ट्रीब्यूटर को करता है। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटर पेमेंट मैन्युफैक्चरर को करता है। सिमिलरली मैन्युफैक्चरर सप्लायर को करता है, यानी कि फंड फ्लो इज अगेन यूनिडायरेक्शनल विच इज फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड। और फंड फ्लो के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटिटी जो इन्वॉल्व है आप देखेंगे ऑरेंज कलर और येलो कलर की एरो के बीच में, तो वो लिखा हुआ है बैंक। वहां पर हमने डॉलर्स बना दिए हैं, यानी कि चाहे सप्लायर मैन्युफैक्चरर के साथ डीलिंग करे या मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ डीलिंग करे या डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर के साथ या इवन रिटेलर कंज्यूमर के साथ भी अगर डील करे तो वो बैंक के द्वारा मनी एक्सचेंज किया जाता है। नेक्स्ट आप ध्यान दीजिए, तो हमने इस डायग्राम के जस्ट नीचे एक वेट बैलेंस बनाया है। उस वेट बैलेंस के अंदर लेफ्ट साइड में हमने मनी दिखाई है और राइट साइड में हमने क्लॉक्स ड्रॉ की हैं। वो मनी क्या बताती है कि यदि आप सप्लाई चेन को किसी भी बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं, ध्यान दीजिए, सप्लाई चेन बिजनेस में इस्तेमाल करने से आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, यानी कि इंक्रीज रेवेन्यू, इंक्रीज इन एफिशिएंसी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, आपकी सर्विस क्वालिटी इंप्रूव होती है और इवन कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी इंप्रूव होता है। यानी कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट का इस्तेमाल करने के ये फायदे हैं। सिमिलरली राइट साइड यदि आप ध्यान देंगे तो राइट साइड का वेट कम है। इसका मतलब क्या है कि सप्लाई चेन का इस्तेमाल करने से आपका कॉस्ट रिड्यूस होता है, आपका टाइम रिड्यूस होता है और इन्वेस्टमेंट रिस्क भी कम हो जाता है, यानी कि आपको फायदे ही फायदे होते हैं। इसलिए आप ध्यान देंगे तो लेफ्ट साइड का वेट नीचे की तरफ है, यानी कि ये चीजें इंक्रीज होती हैं, और यदि आप राइट साइड पर ध्यान देंगे तो ये चीजें रिड्यूस होती हैं। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सप्लाई चेन इन एनी बिजनेस। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि सप्लाई चेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोडक्ट फ्लो, इंफॉर्मेशन फ्लो एंड एज पर द डायग्राम फंड फ्लो। यानी कि सप्लाई चेन को प्रोडक्ट फ्लो, इंफॉर्मेशन फ्लो एंड फंड फ्लो भी कहा जाता है। ओके, लेट अस रीड दिस, आपको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। पहले हम प्रोडक्ट फ्लो और इंफॉर्मेशन फ्लो की बात करेंगे, इसके बाद हम हर एक का फंक्शन बताएंगे, यानी कि सप्लायर के क्या फंक्शंस हैं, मैन्युफैक्चरर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो पूरा चैनल है इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फाइनेंस किस तरह से मैनेज होता है, पेमेंट किस तरह से मैनेज होती है, ये सब फंक्शन सप्लाई चेन के हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो SCM का फायदा हम देख लेते हैं। SCM यानी कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट integrates the internal and external partners on the supply and process chains so that the raw materials reach to the manufacturer and finished products reach to the consumers. Very simple to understand. Supply chain management internal और external partners को integrate करता है, यानी कि किसी को भी अलग नहीं रखता, चाहे मैन्युफैक्चरर हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे सप्लायर हो, चाहे रिटेलर हो, चाहे कंज्यूमर हो, सब एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन फिर भी इन सबको ये इंटीग्रेट कर रहा है। इंटीग्रेट्स ऑन द सप्लाई एंड प्रोसेस चेन, पूरी प्रोसेस में सबको ये लिंक कर देता है। क्यों इंटीग्रेट करता है? ताकि रॉ मटेरियल्स कहाँ पहुंचे? मैन्युफैक्चरर तक। आपको पता है रॉ मटेरियल्स की जरूरत किसको है? मैन्युफैक्चरर को। और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हमें कहाँ पहुंचाने हैं? कंज्यूमर्स तक। फिनिश्ड प्रोडक्ट्स यानी कि तैयार सामान, फिनिश्ड यानी कि कंप्लीट नहीं, फिनिश्ड यानी कि जो तैयार हो चुका है। टुडे इट इज रिक्वायर्ड टू मैनेज द अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स इन द सप्लाई चेन। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। Also the information should reach to all of them as and when required. जिसको जिस समय जिस इंफॉर्मेशन की जरूरत है, सप्लाई चेन वो इंफॉर्मेशन उस समय उसको दे देती है। द फोकस ऑफ सप्लाई चेन, इसका मेन फोकस क्या है? इज टू इंक्रीज द रेवेन्यू। आप ये तराजू पर ध्यान दीजिए, आपको पहले ही बता दिया, रेवेन्यू इंक्रीज होता है, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि ज्यादा आउटपुट मिलता है, सर्विस क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, और जैसे ही सर्विस इंप्रूव होगी कस्टमर सेटिस्फेक्शन ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। तो ये चीजें इंक्रीज होती हैं। सिमिलरली रिड्यूस द प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट हमें कम से कम करना है।
टाइम कम लगता है प्रोडक्शन करने में, एंड सिमिलरली इन्वेस्टमेंट रिस्क भी कम हो जाता है किसी भी बिजनेस के लिए। सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट फ्लो एंड इन्फॉर्मेशन फ्लो, लेकिन जैसा कि आपको बताया इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज प्रोडक्ट फ्लो, इंफॉर्मेशन फ्लो, एंड जैसा कि येलो कलर की एरो पर आप देख रहे हैं फंड फ्लो। सो इट इज प्रोडक्ट फ्लो, इंफॉर्मेशन फ्लो एंड फंड फ्लो। To have successful implementation of SCM, there has to be a constant interaction between all the entities involved in the chain. इन सभी entities के बीच में distributor, retailer, wholesaler, customer, manufacturer, supplier यानी कि vendor, सभी के बीच में continuous interaction होना बहुत जरूरी है। Let us read about product यानी कि physical goods flow. The product flow is unidirectional, आपको पहले ही बता दिया, that is only in one direction from suppliers to customers. It represents the sequence of steps for production that are followed according to the planning principles set by the strategic management. जैसा strategic management यानी कि टॉप मोस्ट लेवल पर प्लान सेट किया जाता है, प्रिंसिपल्स सेट किए जाते हैं। याद कीजिए, टॉप लेवल पर प्लानिंग इंफॉर्मेशन इस्तेमाल की जाती है, लोअर मोस्ट लेवल पर कंट्रोल इंफॉर्मेशन इस्तेमाल की जाती है। तो टॉप लेवल पर जो प्लानिंग इंफॉर्मेशन होती है उस हिसाब से सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को फॉलो किया जाता है ताकि प्रोडक्ट्स बनाकर सप्लाई चेन में कस्टमर तक डिलीवर कर दिए जाएं। The raw materials are supplied by the supplier to the manufacturer. आपको पता है रॉ मटेरियल सप्लायर यानी कि वेंडर के द्वारा मैन्युफैक्चरर तक भेजे जाते हैं। मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फिनिश्ड गुड्स यानी कि प्रोडक्ट्स को तैयार करे जिनकी क्वालिटी अच्छी हो, दे शुड बी ऑफ हाई क्वालिटी। ये प्रोडक्ट्स बाद में डिस्ट्रीब्यूटर तक दे दिए जाते हैं, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग देम टू द रिटेलर्स एंड शॉप्स। बाद में ये प्रोडक्ट्स को रिटेलर शॉप्स या फिर इवन होलसेलर्स को भी दे दिया जाता है। Finally, the finished product reaches the customer or you can say the consumer. Note in exceptional cases, जैसा कि आपको बताया, if the product has certain defects, यदि प्रोडक्ट में कोई खामी है, कोई गड़बड़ है, and is under warranty or guarantee, यदि वो गारंटी या वारंटी कंडीशंस के अंडर है, it is returned by the customer to the manufacturer, तब वो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होगा। यानी कि एक्सेप्शनल केसेस में ये बाई डायरेक्शनल हो जाता है, लेकिन फिर भी इसे हम यूनिडायरेक्शनल कहते हैं क्योंकि एक्सेप्शन इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन, वो हमेशा नहीं होती। एंड आफ्टर द रिपेयर यानी कि जब प्रोडक्ट ठीक हो जाएगा, सीधी बात है, इट इज अगेन हैंडेड ओवर टू द कस्टमर। द सप्लाई चेन यूजेस लॉजिस्टिक्स सर्विस टू शिप यानी कि ट्रांसपोर्ट द गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द कस्टमर। सप्लाई चेन के अंदर लॉजिस्टिक्स सर्विस का इस्तेमाल किया जाता है। लॉजिस्टिक्स यानी कि आपने देखा होगा गुड्स कैरेज ऐसा लिखा हुआ रहता है, जहां पर भी ट्रांसपोर्टेशन की बात होती है वहां पर गुड्स कैरेज वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। द प्रोडक्ट फ्लो इज इटरेटिव, इस बात पर आप ध्यान दीजिए। प्रोडक्ट फ्लो को इटरेटिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रिपीटेटिव प्रोसेस है, ये बार बार रिपीट होती रहती है। क्यों, किस तरह से? क्योंकि प्रोडक्शन मैनेजर को कंटिन्यूअसली ये ध्यान रखना पड़ता है कि रॉ मटेरियल्स कंटिन्यूअसली सप्लायर यानी कि वेंडर से आते रहें और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स तैयार होते रहें। तो सीधी बात है, जब तक प्रोडक्ट पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाते, जितने प्रोडक्ट्स की डिमांड हुई है, तब तक रॉ मटेरियल की अगर जरूरत पड़ती है तो सप्लायर को कंटिन्यूअसली कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। इफ एनी रॉ मटेरियल इज मिसिंग, he will have to contact the supplier and when finished goods are produced they are delivered to the customers. बाद में जब वो तैयार हो जाते हैं तब वो कस्टमर तक डिलीवर यानी कि शिप कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन फ्लो। जैसा कि आपको बताया, द इंफॉर्मेशन फ्लो इज बाई डायरेक्शनल, दैट इज इन बोथ द डायरेक्शंस फ्रॉम सप्लायर्स टू कस्टमर्स एंड कस्टमर्स टू मैन्युफैक्चरर्स। ध्यान दीजिए, कस्टमर कभी भी सप्लायर को कॉन्टैक्ट नहीं करेगा, ये एक्सेप्शनल केस है। कस्टमर को सप्लायर यानी कि वेंडर को कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है कि रॉ मटेरियल मुझे वहां से लेना है। कस्टमर जनरली मैन्युफैक्चरर को या फिर रिटेलर को या फिर डिस्ट्रीब्यूटर को कांटेक्ट करता है। मैनी फंक्शनल सिस्टम्स इन बिजनेस प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ वेरियस रिपोर्ट्स। आपको याद होगा ये फंक्शनल सिस्टम्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि प्रोडक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल, सेल्स एंड मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, परचेज, रिसीविंग, इन्वेंट्री, ये सभी फंक्शनल सिस्टम्स हैं। अब ये जो फंक्शनल सिस्टम्स बिजनेस के होते हैं, इनमें बहुत सारे प्रकार के डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं यही इंफॉर्मेशन फ्लो बताते हैं। द आउटपुट ऑफ वन फंक्शनल सिस्टम कैन बिकम एन इनपुट टू अनदर सिस्टम। एक फंक्शनल सिस्टम का आउटपुट दूसरे फंक्शनल सिस्टम का इनपुट बन सकता है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल आप अज्यूम कीजिए कि आप एज अ कस्टमर जब किसी प्रोडक्ट के लिए डिमांड करते हैं तो आप किसके पास जाएंगे? आप रिटेलर के पास जाएंगे। यदि रिटेलर के पास वो प्रोडक्ट नहीं होगा तो वो किसके पास जाएगा? वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा। और यदि डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी वो प्रोडक्ट नहीं है तो वो किसको कांटेक्ट करेगा? वो मैन्युफैक्चरर को कांटेक्ट करेगा। मैन्युफैक्चरर के पास भी यदि प्रोडक्ट नहीं है और कस्टमर ने सपोज बल्क में उसकी डिमांड की है तो मैन्युफैक्चरर यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा और सप्लायर को कांटेक्ट करेगा रॉ मटेरियल के लिए। तो आपने ये देखा कि किस तरह से इंफॉर्मेशन एक से दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक, तीसरे से चौथे तक
कंटिन्यूसली फ्लो हो रही है. So if the customer needs certain number of products, he will contact the retailer, who will then contact the distributor, and finally the manufacturer will be informed about this demand. Finally manufacturer को इस demand के बारे में पता चलेगा. In case there are not enough raw materials for production, हो सकता है कि प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल्स अवेलेबल ना हो, तो मैन्युफैक्चरर किसे कांटेक्ट करेगा? वो सप्लायर यानी कि वेंडर को कांटेक्ट करेगा रॉ मटेरियल्स के लिए. मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिनिश्ड गुड्स यानी कि प्रोडक्ट्स तैयार करना जिनकी क्वालिटी अच्छी हो, और इन प्रोडक्ट्स का कंप्लीशन स्टेटस डिस्ट्रीब्यूटर को बताए, रिटेलर को बताए या फिर कस्टमर को बताए जैसी जरूरत हो. इंफॉर्मेशन फ्लो ऑल्सो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के यूजर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के यूजर्स यानी कि यही फंक्शनल सिस्टम्स जो अभी हमने बताए, फाइनेंस एंड मार्केटिंग, सेल्स एंड प्रोडक्शन, यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. याद कीजिए हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था. जो ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट होते हैं उनको ही हम यूजर कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के, और जो बाहर के यूजर्स होते हैं वो हम सभी हैं यानी कि कस्टमर्स, स्टेक होल्डर्स, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स यानी कि जो फ्यूचर में हो सकते हैं, गवर्नमेंट है, ऑडिटर है, इन सबको यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है. तो इंफॉर्मेशन फ्लो उन सभी यूजर्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है, जो यूजर चाहे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का हो या फिर बाहर का हो. सो दिस इज व्हाट इज अबाउट प्रोडक्ट फ्लो एंड इंफॉर्मेशन फ्लो. ओके, आपको इतना समझा देना है और इसके बाद आपको इन सभी के फंक्शनैलिटीज एक्सप्लेन करने होंगे. लेट अस अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ ईच एंड एवरी एंटिटी. फर्स्ट इज सप्लायर यानी कि वेंडर मैनेजमेंट. जैसा कि आपने समझा कि वेंडर यानी कि सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रॉ मटेरियल्स भेजने की, तो अब मैन्युफैक्चरर और सप्लायर के बीच में एक टाई अप होना चाहिए यानी कि दोनों के बीच में एक बिजनेस पार्टनरशिप होनी चाहिए जिससे दोनों को फायदा हो. सो द गोल इज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ सप्लायर्स. सप्लायर्स कम से कम होने चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं होने चाहिए. बहुत ज्यादा सप्लायर्स से रॉ मटेरियल्स लेने से भी दिक्कत हो जाती है. सो द गोल इज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ सप्लायर्स एंड गेट देम टू बिकम पार्टनर्स इन बिजनेस. उनके साथ बिजनेस में पार्टनरशिप कर लेनी चाहिए, लेकिन किस तरह से? इन अ विन विन रिलेशनशिप. दिस रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट. सप्लायर एज वेल एज मैन्युफैक्चरर दोनों को फायदा होना चाहिए, इसीलिए रिलेशनशिप को क्या बोला जाता है? विन विन रिलेशनशिप. ओके, इसके कुछ फायदे होंगे. रिड्यूस्ड परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट. आगे जाकर हम एक टीपीएस समझेंगे, परचेज टीपीएस यानी कि परचेज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम. वो टीपीएस ये बताता है कि किस तरह से कोई भी मैन्युफैक्चरर सप्लायर को रिक्वेस्ट करता है रॉ मटेरियल्स के लिए. तो जब सप्लायर और मैन्युफैक्चरर एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं यानी कि दोनों के बीच में एक बिजनेस पार्टनरशिप हो जाती है, जैसा कि यहां पर आपको बताया, तो इससे परचेज ऑर्डर बनाने में खर्चा बहुत कम लगता है यानी कि दोनों के बीच में टाई अप होने से ये फायदा होता है. रिड्यूस्ड ऑर्डर प्रोसेसिंग साइकिल टाइम्स. जितने कम कॉस्ट से और जितना जल्दी किसी भी रॉ मटेरियल के लिए रिक्वेस्ट भेजी जाएगी उतना जल्दी रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर तक आ जाएगा. सो वी कैन से दैट ऑर्डर प्रोसेसिंग साइकिल टाइम इज ऑटोमेटिकली रिड्यूस्ड. सिमिलरली इसका एक तीसरा बेनिफिट है इंक्रीज्ड नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स. ज्यादा से ज्यादा परचेज ऑर्डर दिए जा सकेंगे मैन्युफैक्चरर के द्वारा. तो ये सप्लायर मैनेजमेंट के फायदे हैं. नेक्स्ट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट. इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक जो रॉ मटेरियल्स का होता है. द गोल इज टू शॉर्टन द ऑर्डर, शिप, बिल साइकिल एंड मेंटेन एडिक्वेट इन्वेंट्री. ये जो साइकिल है रॉ मटेरियल के लिए ऑर्डर करना, बाद में उसका ट्रांसपोर्टेशन होना, फिर उसका बिल आना, फिर उसकी पेमेंट करना, ये साइकिल बहुत छोटी हो जाती है. साइकिल छोटी हो जाती है यानी कि ये प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि जैसे ही रॉ मटेरियल की कमी होगी तो तुरंत उसका ऑर्डर दे दिया जाएगा, तुरंत शिपिंग यानी कि ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा और उसका बिल आ जाएगा और उसका पेमेंट कर दिया जाएगा. एंड मेंटेन द एडिक्वेट इन्वेंट्री. एडिक्वेट यानी कि जितनी जरूरत है, सफिशिएंट इन्वेंट्री आप कह सकते हैं, उतनी इन्वेंट्री मेंटेन करके रखी जाती है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम. मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स आर इलेक्ट्रॉनिकली लिंक्ड. जैसे ही किसी भी चीज की कमी होती है तो तुरंत एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को तुरंत कांटेक्ट करता है. इवन सप्लायर्स भी इस तरह से कनेक्टेड होते हैं कि उनको इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली बहुत जल्दी मिल जाती है, सो दैट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द इन्वेंट्री कैन बी सेंट और रिसीव्ड क्विकली. उसके बेनिफिट्स देखिए. इंप्रूव्ड ऑडिट कैपेबिलिटीज. ऑडिटिंग भी जल्दी होगा, क्योंकि साइकिल जितनी जल्दी कंप्लीट होगी उतनी जल्दी ऑडिटर ऑडिटिंग कर सकेगा. डॉक्यूमेंट्स कैन बी ट्रैक्ड टू इंश्योर इफ दे वर रिसीव्ड क्विकली. सभी डॉक्यूमेंट्स को बहुत जल्दी वेरीफाई किया जा सकता है. हेल्प इन रिडक्शन ऑफ इन्वेंट्री लेवल्स. जितनी इन्वेंट्री जरूरत है, जैसा कि आपने देखा, एडिक्वेट इन्वेंट्री हम मेंटेन कर सकते हैं. एंड द बिगेस्ट बेनिफिट इज एलिमिनेट आउट ऑफ स्टॉक प्रॉब्लम्स. ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी रॉ मटेरियल का आउट ऑफ स्टॉक नहीं होना चाहिए. आउट ऑफ स्टॉक यानी कि रॉ मटेरियल अवेलेबल ही नहीं है, तो जब रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा तो मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से होगा? तो ये प्रॉब्लम पूरी तरह से एलिमिनेट यानी कि खत्म हो जाती है. नाउ द नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट.
जितने भी प्रोडक्ट्स यानी कि फिनिश्ड गुड्स तैयार हो जाते हैं, उन प्रोडक्ट्स के साथ साथ उनके बिल्स भी डिस्ट्रीब्यूटर तक यानी कि बाकी सभी एंटिटीज तक पहुंचाने होते हैं. सो द गोल इज टू मूव द डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू शिपिंग यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, सच एज बिल्स ऑफ लोडिंग अनलोडिंग, कितना सामान चढ़ाया, कितना सामान उतारा, परचेज ऑर्डर्स यानी कि कितने रॉ मटेरियल के लिए रिक्वेस्ट की, क्लेम नोटिस. कई बार ऐसा होता है कि कई बार सामान ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जल जाता है, कई बार शिप से ट्रांसपोर्टेशन के दौरान वो डूब जाता है, फायर की प्रॉब्लम आती है, फ्लड्स की प्रॉब्लम आती है. तो ऐसे केस में जब हमें प्रोडक्ट्स के लिए क्लेम करना हो तो क्लेम नोटिस जल्दी भेजे जा सकते हैं. तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स यानी कि बिल्स ऑफ लोडिंग अनलोडिंग, परचेज ऑर्डर्स, क्लेम नोटिस, ये सभी पार्टनर्स को मिनिमम टाइम यानी कि कम से कम समय में जितना जल्दी हो सके भेजे जा सकते हैं. तो ये डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट का एक गोल है. इसके फायदे क्या होंगे? डॉक्यूमेंट्स कैन बी सेंट इन अ मोमेंट दैट कंटेन एक्यूरेट डेटा. डॉक्यूमेंट के अंदर बिल्कुल एक्यूरेट डेटा होगा, बिल्कुल परफेक्ट डेटा होगा और वो कम से कम समय में बिल्कुल जल्दी इन सभी पार्टनर्स को भेजे जा सकेंगे. एंड इम्प्रूव्ड रिसोर्स प्लानिंग, आप अपने रिसोर्सेज की प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं. नेक्स्ट इज चैनल मैनेजमेंट. आप अज्यूम कीजिए कि मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट बनाता है वो सूरत सिटी में है एंड जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है वो मुंबई से सप्लाई करता है. सपोज वेंडर यानी कि सप्लायर मुंबई से पुणे की तरफ शिफ्ट होता है. तो आप समझ सकते हैं मैन्युफैक्चरर जो सूरत में है उसको वेंडर की लोकेशन यानी कि सप्लायर की लोकेशन के बारे में तुरंत पता चलना चाहिए कि वेंडर ने अपनी जगह चेंज कर ली है, या फिर यदि मैन्युफैक्चरर भी अपना प्लांट चेंज करता है या इवन डिस्ट्रीब्यूटर अपनी लोकेशन चेंज करता है तो इनकी ऑपरेशनल कंडीशंस के बारे में सभी ट्रेडिंग पार्टनर्स को पता चलना चाहिए. सो द गोल इज टू क्विकली डिसेमिनेट द इंफॉर्मेशन अबाउट चेंजिंग ऑपरेशनल कंडीशंस ऑफ अ बिजनेस टू ऑल द ट्रेडिंग पार्टनर्स. कोई भी एंटिटी, चाहे सप्लायर, चाहे मैन्युफैक्चरर, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर, चाहे रिटेलर भी यदि अपनी लोकेशन चेंज करता है या फिर अपने ऑपरेशनल कंडीशंस यानी कि काम करने के तरीके को भी चेंज करता है तो इसकी इंफॉर्मेशन हर एक दूसरे को जरूर पहुंचाएगा. इसके फायदे क्या होंगे? प्रोडक्ट्स एंड प्राइस डिटेल्स कैन बी पोस्टेड ऑन इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड्स विच अलाउज इंस्टेंट एक्सेस. लोकेशन चेंज करने से काफी चेंजेस होते हैं. लोकेशन चेंज करने से सबसे बड़ा चेंज आता है चाहे रॉ मटेरियल हो चाहे प्रोडक्ट हो उनके प्राइस के अंदर. तो जब किसी भी रॉ मटेरियल या प्रोडक्ट की प्राइस चेंज हो रही है तो प्राइस चेंज का इफेक्ट तुरंत इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड्स यानी कि ऑनलाइन तुरंत दिख जाना चाहिए, क्योंकि कस्टमर को यदि पुराना रेट ही दिखेगा तो वो उस हिसाब से उसे परचेज करेगा. इलेक्ट्रॉनिकली लिंकिंग प्रोडक्शन विद इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड होलसेलर्स एलिमिनेट्स थाउजेंड्स ऑफ लेबर आवर्स पर वीक. प्रोडक्शन यानी कि मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर्स, इन सबको इंटरनेशनली लिंक करने से, इलेक्ट्रॉनिकली लिंक करने से थाउजेंड्स ऑफ लेबर आवर्स पर वीक रिड्यूस हो जाते हैं. यानी कि बहुत जो पुराने जमाने में मेहनत लगती थी, लेबर आवर्स लगते थे, वो अब नहीं लगती. यही सबसे बड़ा फायदा है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यानी कि कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल करने से. नेक्स्ट इज पेमेंट मैनेजमेंट और उसके बाद है फाइनेंशियल मैनेजमेंट. कई बार पेमेंट मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सेम समझा जाता है, लेकिन ये दोनों पॉइंट्स अलग हैं. पेमेंट मैनेजमेंट के अंदर हम सभी एंटिटीज, मैन्युफैक्चरर, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, कस्टमर, इन सब के बीच में जो पेमेंट एक्सचेंज होता है यानी कि मनी एक्सचेंज होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं. फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम ग्लोबल कंपनीज की बात करते हैं, क्योंकि ग्लोबल बेसिस पर डील करने से हर एक कंपनी अपने फॉरेन एक्सचेंज में करेंसी को काउंट करती है. आपको पता है कि डेली डॉलर्स, यूरोज, दिरहाम, इन सभी करेंसीज के रेट चेंज होते रहते हैं. तो प्रोडक्ट कौन से दिन खरीदा, आज से 4 दिन पहले भी खरीदा हो सकता है, आज से 15 दिन पहले भी खरीदा हो सकता है. रॉ मटेरियल किस दिन खरीदे हैं, उस डेट पर डॉलर का प्राइस अलग हो सकता है और पेमेंट सपोज आज करनी हो तो किस हिसाब से पेमेंट को मैनेज करना है ग्लोबल बेसिस पर, उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ओके, लेट अस अंडरस्टैंड पेमेंट मैनेजमेंट. द गोल इज टू लिंक द मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड कस्टमर्स सो दैट पेमेंट कैन बी सेंट एंड रिसीव्ड इलेक्ट्रॉनिकली. जनरली बैंक के द्वारा पेमेंट को इलेक्ट्रॉनिकली सेंड किया जाता है. इसके फायदे: इंक्रीज्ड स्पीड एट विच कंपनीज कैन कंप्यूट इनवॉइसेस यानी कि बिल्स. इससे कंपनीज तुरंत बिल्स कैलकुलेट कर सकती हैं और बिल जितना जल्दी कैलकुलेट होगा उतनी जल्दी जो है कस्टमर उसके लिए पेमेंट करेगा. रिड्यूस्ड क्लरिकल एरर्स, क्लर्क के द्वारा जो मिस्टेक्स होती थी उन मिस्टेक्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है, कम किया जाता है. लोअर ट्रांजैक्शन फीस एंड कॉस्ट विद इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी. ट्रांजैक्शन फीस बहुत कम लगती है और प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है. कैसे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है? बाय इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इनवॉइसेस प्रोसेस्ड. क्योंकि सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है तो इनवॉइसेस यानी कि बिल्स ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस किए जा सकते हैं. नेक्स्ट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. द गोल इज टू इनेबल द ग्लोबल कंपनीज टू मैनेज द मनी in various foreign exchange accounts. For this, companies must work with the financial institutions to increase their ability to deal on a global basis.
सभी कंपनीज को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ रेगुलर बेसिस पर कांटेक्ट रखने पड़ते हैं, उनके साथ काम करना पड़ता है ताकि वो ग्लोबल बेसिस पर काम कर सकें, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से रेगुलर बेसिस पर डॉलर्स, यूरोस, दिरहम्स, इन सभी करेंसीज के रेट्स चेंज होते हैं। इसके बेनिफिट्स, मोर अर्निंग्स थ्रू फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज में कमाई करने से जनरली ज्यादा ही अर्निंग होती है। यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ऑर्गेनाइजेशंस आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम एन एमएनसी। ऑर्गेनाइजेशन को एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी बनने का एक मौका मिलता है, या फिर मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इसे कह सकते हैं। कंपनीज कैन असेस देयर रिस्क एंड एक्सपोजर इन ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स एज दे हैव टू डील मोर विद द ग्लोबल मार्केट एज अपोज टू लोकल मार्केट। कंपनीज को अपने रिस्क के बारे में पता चलता है और उनको ये भी पता चलता है कि ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में उनका एक्सपोजर कितना है, कितना लोगों को उन कंपनीज यानी कि बिजनेसेस के बारे में पता है, क्योंकि उनको ग्लोबल मार्केट के साथ पूरी तरह से डील करना पड़ता है एज कंपेयर टू लोकल मार्केट, क्योंकि यहाँ पर हम फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नाउ द लास्ट पॉइंट इज सेल्स फोर्स प्रोडक्टिविटी। द गोल इज टू improve द कम्युनिकेशन एंड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अमॉन्ग सेल्स, कस्टमर एंड प्रोडक्शन फंक्शंस। तीनों एंटिटीज, सेल्स, कस्टमर एंड प्रोडक्शन फंक्शंस, इनके बीच में इंफॉर्मेशन फ्लो इंप्रूव हो, यही सबसे बड़ा गोल है सेल्स फोर्स प्रोडक्टिविटी का। इसके बेनिफिट्स, कंपनीज कैन कलेक्ट द नॉलेज अबाउट मार्केट ट्रेंड्स क्विकली एंड एनालाइज इट मोर थॉरली। कंपनीज यानी कि मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स को मार्केट ट्रेंड्स के बारे में एनालाइज करने का और जानने का बहुत अच्छे तरीके से मौका मिलता है, क्योंकि मार्केट को स्टडी करने से ही उन्हें पता चलता है कि उन्हें किस प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए, यानी कि उनके कस्टमर को कैसे प्रोडक्ट्स चाहिए। कंपनीज कैन इंट्रोड्यूस देयर प्रोडक्ट्स टू मार्केट फास्टर। इससे वो जल्दी से जल्दी अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च कर सकेंगे, गिविंग देम अ कॉम्पिटिटिव एज, यानी कि कॉम्पिटिटर्स से आगे बढ़ने का उनको एक मौका मिलता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ CRM। इसी को ही हम CRM यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा मानते हैं। CRM एक अलग इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझिए कि कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा रहे, इसीलिए CRM सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है। नाउ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ये बताते हैं कि सप्लाई चेन प्रोसेस हेविली इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के ऊपर निर्भर करती है। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट यानी कि सब कुछ, जैसे आप जानते हैं आजकल के ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, जिसे हम ई-कॉमर्स भी कहते हैं। पूरा का पूरा बिजनेस ऑनलाइन चलता है, इंफॉर्मेशन भी ऑनलाइन एक्सचेंज की जाती है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो सप्लाई चेन प्रोसेस पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के ऊपर निर्भर करती है। इसके कारण क्या है? इसका फर्स्ट रीजन है आउटसोर्सिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इज डन ग्लोबली टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड इंक्रीज द प्रॉफिट्स। आपको पता है कि आउटसोर्सिंग करने से प्रोडक्ट और सर्विसेज ग्लोबली कहीं से भी कहीं पर ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं। इसका सबसे खास फायदा यह है कि कॉस्ट बहुत कम हो जाता है और प्रॉफिट बहुत इंक्रीज होता है। आप इसको कुछ इस तरह से समझिए कि एशिया और यहाँ की कंट्रीज, फॉर एग्जांपल इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, यहाँ की कंट्रीज में जनरली आउटसोर्सिंग सबसे ज़्यादा इंप्लीमेंट किया जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कि फॉर एग्जांपल अमेरिका, वहाँ पर एम्प्लॉयज़ को डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है, और आपको पता है कि $1 इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 80 रुपीज़। तो अब आप समझिए कि सपोज एम्प्लॉय मंथली बेसिस पर काम करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर वो अमेरिका में काम करता है तो उसे एटलीस्ट $10,000 देने पड़ेंगे। तो अगर वो इंडिया में काम करता है और फॉर एग्जांपल उसे $1,000 दिए, तो $1,000 को यदि आप रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाता है 80,000 रुपीज़, बिकॉज $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़। तो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाता है और यहाँ से आउटसोर्सिंग करवाया जाता है। जनरली IT फर्म्स में डेवलपमेंट का काम इस तरह से किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ यदि यही डेवलपमेंट का काम वहीं पर अमेरिका के एम्प्लॉयज़ के द्वारा करवाया जाए, तो वहाँ पर $1,000 में काम करने के लिए कोई रेडी नहीं होगा। वहाँ पर फॉर एग्जांपल $6,000 या $8,000 या $10,000 का कंपनीज को पेमेंट करना पड़ेगा। एंड यू कैन कैलकुलेट दैट $10,000 इज इक्विवेलेंट टू 8 लाख रुपीज़, यानी कि पर मंथ की सैलरी 8 लाख रुपीज़, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो आउटसोर्सिंग करवाने से, यानी कि एशिया और यहाँ की कंट्री से आउटसोर्सिंग करवाने से कॉस्ट बहुत कम हो जाता है और ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशंस का प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। इट हेल्प्स टू शॉर्टन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये पॉइंट हमने बीच में भी देखा था। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाना, ये प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कहलाती है। ये लाइफ साइकिल ऑटोमेटिकली कम हो जाती है क्योंकि सभी एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉनिकली लिंक्ड हैं। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज flexible manufacturing systems has increased, thereby resulting in a variety of customizable products. Flexible manufacturing systems का मतलब होता है, जैसा कि आपको पता है कि कुछ प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स बहुत कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पिज्ज़ा एंड बर्गर। चाहे पिज्ज़ा बनाना हो
चाहे बर्गर बनाना हो, दोनों के अंदर रॉ मटेरियल्स तो कॉमन आएंगे, जैसे कि बटर, चीज़, कैप्सिकम, अनियन, पटेटो, टमेटो, ये सब कॉमन इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। सिर्फ ब्रेड का बेस चेंज हो जाता है, कुछ फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं और कुछ अदर इंग्रेडिएंट्स चेंज करने से अलग प्रोडक्ट बन जाता है। तो इसे ही कहते हैं फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स इंक्रीज हो चुका है। इससे क्या होता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अनुसार कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। कस्टमाइजेबल यानी कि जैसा कस्टमर चाहता है उस हिसाब से हम प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसे हम ये भी कहते हैं कस्टम बिल्ट। कस्टम बिल्ट नाम आपने जनरली सुना होगा, जैसे कि हम कहते हैं कि सॉफ्टवेयर इज कस्टम बिल्ट, यानी कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अनुसार हमने उसे डिजाइन किया है। तो सप्लाई चेन प्रोसेस जनरली इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि उसके ये 3 कारण हैं। अब इसी के साथ साथ यहाँ पर हम ये एक अलग से डेफिनेशन भी कवर कर लेते हैं, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के बारे में ऊपर देखा है। तो ये एक अलग से डेफिनेशन है जो जनरली पूछी जा सकती है, व्हाट डू यू मीन बाय ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड मोबाइल कॉमर्स। इन दोनों वर्ड्स के बारे में जनरली आपने सुना होगा। जैसे ही हम कहते हैं ई कॉमर्स तो आपके दिमाग में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ईबे, मीशो, ये सभी वेबसाइट्स आ जाती हैं। कुछ लोगों के दिमाग में OLX भी आया होगा। लेकिन ई कॉमर्स सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग नहीं है, ई कॉमर्स उससे कहीं ज्यादा है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स इज एनी बिजनेस ट्रांजैक्शन executed electronically between parties such as companies। ई कॉमर्स कोई भी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है जो इलेक्ट्रॉनिकली एग्जीक्यूट किया जाता है इन पार्टीज के बीच में। किस तरह से ये एग्जीक्यूट किया जाता है, जैसे कि आपको पता है 2 कंपनीज एक दूसरे के साथ डील करती हैं, जैसे कि बिजनेस टू बिजनेस, तो उसे कहा जाता है B2B ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा एयरबस इज एन एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एयरबस कंपनी एरोप्लेन्स मैन्युफैक्चर करती है। इसी प्रकार बोइंग भी एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और आपने रोल्स रॉयस का नाम सुना होगा। रोल्स रॉयस की कार्स आती हैं, लेकिन रोल्स रॉयस इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इंजन यानी कि जो एरोप्लेन्स में लगाए जाते हैं। तो एयरबस और रोल्स रॉयस, इनके बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स फॉर्म की जाती हैं, जिससे इन दोनों के बीच में कंटिन्यूअस रिलेशनशिप्स रहती हैं। और जैसे ही एयरबस कंपनी एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू करेगी तो तुरंत इंफॉर्मेशन रोल्स रॉयस तक पहुंच जाएगी और रोल्स रॉयस इंजन सप्लाई करेगा। तो इसीलिए इन दोनों बिजनेसेस के बीच में B2B ट्रांजैक्शंस की बात की जाती है। नेक्स्ट इज बिजनेस टू कंज्यूमर, जिसे हम कहते हैं B2C, यानी कि कंपनीज और कंज्यूमर्स के बीच में जहां पर ट्रांजैक्शंस होते हैं। ज्यादातर इसी के बारे में आप सोच रहे होंगे कि ये वही है जिसमें हम ऑनलाइन परचेज करने की बात करते हैं, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ईबे। इसमें कंज्यूमर बिजनेस के साथ ट्रांजैक्शन करता है। नेक्स्ट इज कंज्यूमर टू कंज्यूमर, यानी कि जिसे C2C भी कहा जाता है। अभी हमने बताया था OLX का एग्जाम्पल। OLX पर आप अपना कोई भी पुराना प्रोडक्ट बेच सकते हैं, तो यहाँ पर एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर के साथ कांटेक्ट करता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज C2C। नेक्स्ट इज बिजनेस एंड पब्लिक सेक्टर। आपको पता है कि पब्लिक सेक्टर यदि इस्तेमाल करना हो और बिजनेस उनके साथ इन्वॉल्व रहता है तो इसे बिजनेस एंड पब्लिक सेक्टर के बीच में रिलेशनशिप कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्पाइसजेट एंड इंडिगो एयरलाइंस पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट की सर्विस का इस्तेमाल करती हैं। एंड द लास्ट इज कंज्यूमर्स एंड पब्लिक सेक्टर्स। यदि फॉर एग्जांपल कस्टमर को किसी होटल में रहने जाना हो, या फिर पब्लिक सर्विस का इस्तेमाल करना हो, या फिर वो ट्रेन में ट्रैवल करता हो, तो उसे कहते हैं कंज्यूमर्स एंड पब्लिक सेक्टर्स। तो ये सभी कैटेगरीज हैं हमारी ई कॉमर्स की। इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर 2 डेफिनेशंस दी हुई हैं, आप दोनों में से कोई भी डेफिनेशन याद रखेंगे तो चल जाएगा। फर्स्ट डेफिनेशन इज ई कॉमर्स इज अ मॉडर्न बिजनेस मेथडोलॉजी। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ये अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है दैट एड्रेसेस द नीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, सप्लायर्स एंड कंज्यूमर्स टू कट द कॉस्ट while improving the quality of goods and services, thereby increasing the speed of service delivery। ई-कॉमर्स का इस्तेमाल करने से ऑर्गेनाइजेशन, सप्लायर, कंज्यूमर, इन सभी की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं और इससे कॉस्ट बहुत रिड्यूस होता है, खर्चा बहुत कम आता है। आप समझ सकते हैं कि यदि आप कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेज करते हैं तो वो जनरली सस्ता मिलता है, कम दाम में मिलता है एज कम्पेयर टू अ रिटेल शॉप। और इसी के साथ साथ गुड्स और सर्विस की क्वालिटी भी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि कस्टमर को प्रोडक्ट भी अच्छा मिलता है और यदि वो किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का या पब्लिक सर्विस का इस्तेमाल करता है तो वो भी उसे पसंद आती है। देयर बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ सर्विस डिलीवरी, कस्टमर को सर्विस जल्दी मिल जाती है। एक और डेफिनेशन है, ई कॉमर्स इज द डिवीजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस एंड इज द प्रोसेस ऑफ बाइंग और सेलिंग ओवर इंटरनेट, मच लाइक मार्केटिंग बट ऑन द इंटरनेट। आप ये जानते हैं कि ई कॉमर्स एक इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का डिवीजन है। जनरली बिजनेस मैन्युअली किया जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली जब हम बिजनेस करते हैं, जहां पर कोई भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल या परचेज किया जाता है इंटरनेट के माध्यम से,
देन इट इज कॉल्ड एज ई कॉमर्स एंड इट इज मच लाइक मार्केटिंग बट ऑन द इंटरनेट, यानी कि आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं इंटरनेट की मदद से। ई कॉमर्स वॉज मेनली मेंट टू डू इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। सबसे पहले बिल्कुल शुरुआती दौर में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इसीलिए बनाया गया था ताकि आप किसी को मनी ट्रांसफर कर सकें। आप सबने इसके बारे में सुना होगा कि आप एयरटेल की मदद से हम अपने रिलेटिव्स को मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, और आज के ज़माने में तो बैंकिंग बिल्कुल पूरी तरह से ऑनलाइन हो चुका है। तो ऑनलाइन जब आप मनी ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो उसे ही कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, यानी कि आप इलेक्ट्रॉनिकली फंड यानी कि मनी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। एंड इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज जिसे हम कहते हैं EDI, जैसे कि फॉर एग्जांपल ईमेल, और आजकल तो पता है आपको व्हाट्सएप पर हम डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस या कोई भी अपना डेटा हम किसी को भी इलेक्ट्रॉनिकली सेंड कर सकते हैं, विच इंक्लूड्स एनीथिंग फ्रॉम बाइंग अ वर्चुअल कंटेंट। आपको वीडियो परचेज करनी हो, बुक्स परचेज करनी हो, वर्चुअल कंटेंट परचेज करना हो, तो वो आप बहुत इजीली परचेज कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंट इम्प्लीमेंटेशन टू बाइंग प्रोडक्ट्स फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, चाहे आप वर्चुअल कंटेंट खरीदें या फिर फॉर एग्जांपल आप डोमेस्टिक पर्पस के लिए कोई प्रोडक्ट खरीदें, आप कोई भी चीज ई कॉमर्स की मदद से परचेज कर सकते हैं। ई कॉमर्स ऑल्सो रेफर्स टू ऑनलाइन स्टॉक, बॉन्ड ट्रांजेक्शंस, बाइंग, सेलिंग एंड डाउनलोडिंग द सॉफ्टवेयर विदाउट एवर गोइंग टू अ स्टोर। पुराने ज़माने में हमको स्टोर्स में यानी कि शॉप्स में जाकर इन सब चीज़ों को परचेज करना पड़ता था, लेकिन आज ई कॉमर्स की मदद से आप इनमें से किसी भी चीज़ को ऑनलाइन बिल्कुल आसानी से परचेज कर सकते हैं। तो आप सिंपली इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यानी कि ई कॉमर्स की डेफिनेशन याद रखिए। यहाँ पर मोबाइल कॉमर्स स्पेसिफाई किया गया है। यदि आप लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर का इस्तेमाल करके कोई भी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करते हैं तो उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहा जाता है। और मोबाइल कॉमर्स का मतलब होता है यदि आप अपने गैजेट से, फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन से या कोई भी ऐसे डिवाइस से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसे हम कहते हैं एम कॉमर्स यानी कि मोबाइल कॉमर्स। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड मोबाइल कॉमर्स में जनरली कोई डिफरेंस नहीं है। सो दिस इज अबाउट ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ऊपर का टॉपिक याद रखना है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट यानी कि SCM, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोडक्ट फ्लो एंड इंफॉर्मेशन फ्लो, या फिर प्रोडक्ट फ्लो, इंफॉर्मेशन फ्लो एंड फंड फ्लो। ओके, तो आज के हमारे ये 2 टॉपिक्स थे।